हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 9 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मेंट बाय अंडर डेवलपमेंट? What kind of relationship exists between the developed and developing countries according to dependency theory? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले अंडर डेवलपमेंट का मतलब समझाना है। उसके बाद हमें डिपेंडेंसी थियरी को एक्सप्लेन करना है, जिसमें बताया जाता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का रिश्ता एक तरह का डिपेंडेंसी रिलेशन है, जिसमें डेवलप्ड देश फायदा उठाते हैं और डेवलपिंग देश हमेशा उन पर डिपेंडेंट बने रहते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अंडर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ गरीबी या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो ऐतिहासिक शोषण और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के वजह से बनी है। ये देशों की इकोनॉमी, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को कमजोर बनाती है। इसको समझने के लिए डिपेंडेंसी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे स्कॉलर्स जैसे आंद्रे गंडा फ्रैंक, राउल प्रीबिश्चर और समीर अमीन ने डेवलप किया। इस आंसर में पहले हम अंडर डेवलपमेंट समझेंगे और फिर डिपेंडेंसी थियरी के हिसाब से डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के रिश्तों को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. अंडर डेवलपमेंट का मतलब। अंडर डेवलपमेंट एक ऐसी हालत है जिसमें देश की इकोनॉमी स्लो ग्रोथ करती है और सोसाइटी मॉडर्न नहीं बनती। इसके फीचर्स: लो पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की कमी, हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स बहुत कमजोर, फॉरेन एड और कैपिटल पर निर्भर। एग्जाम्पल, अफ्रीका के कई देश नेचुरल रिसोर्सेज से रिच होते हुए भी अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रक्चरली वीक है। 2. अंडर डेवलपमेंट के ऐतिहासिक कारण। कॉलोनियलिज्म ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और उनकी इकोनॉमी को डिपेंडेंट बना दिया। ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और पेरिफेरी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के पार्ट्स का डिवीजन बनाया। कॉलोनीज को रॉ मटेरियल देना पड़ता था और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, जिससे उनकी डिपेंडेंसी और बढ़ गई। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये अनइक्वल रिलेशन जारी रहा। 3. डिपेंडेंसी थियरी के मुख्य विचार। डिपेंडेंसी थियरी मॉडर्नाइजेशन थियरी को चैलेंज करती है। मॉडर्नाइजेशन थियरी कहती थी कि सब देश एक ही डेवलपमेंट पथ फॉलो करते हैं। डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट नेचुरल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम का रिजल्ट है। डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के रिश्तों का एनालिसिस। पेरिफेरी मॉडल। देश पेरिफेरी देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज। डेवलपिंग कंट्रीज चीप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं और कॉस्टली फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर निर्भर। डेवलपिंग देश डेवलप्ड देशों से लोन्स, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी लेते हैं, जिससे उनकी डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका यूएस पर डिपेंडेंट है और अफ्रीका यूरोप पर एड और ट्रेड के लिए डिपेंडेंट है। 4. क्रिटिसिज्म और आज की रेलेवेंस। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि डिपेंडेंसी थियरी इंटरनल इश्यूज जैसे करप्शन, गवर्नेंस और कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर करती है। लेकिन ये थियरी अभी भी यूजफुल है, स्पेशली जब हम IMF, वर्ल्ड बैंक के कंडीशनलिटीज और डेवलपिंग देशों के डेट क्राइसिस को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद भी ये डिपेंडेंसी रिलेशंस बहुत हद तक एग्जिस्ट करते हैं। कंक्लूजन। अंडर डेवलपमेंट एक नेचुरल स्टेज नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक शोषण और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का रिजल्ट है। डिपेंडेंसी थियरी ये समझाती है कि कैसे डेवलप्ड देश अपना डोमिनेशन बनाए रखते हैं और डेवलपिंग देश अन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस थियरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, पर यह अभी भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गरीबी और इनइक्वालिटी क्यों बरकरार है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Examine the causes of the growth of national movements in the third world. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें बताने को कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड देशों में नेशनल मूवमेंट्स क्यों उठे। हमें उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और ग्लोबल रीजंस एक्सप्लेन करने हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन।
थर्ड वर्ल्ड का मतलब ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश हैं जो कॉलोनियल रूल के नीचे रहे। इन देशों में नेशनल मूवमेंट्स एक स्ट्रगल था जिसमें लोगों ने अपनी आज़ादी, सम्मान और सेल्फ रूल के लिए लड़ाई की। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेशन और कल्चरल डोमिनेशन इनके में कारण थे। थिंकर्स जैसे फ्रांस फैनन, गांधी और क्वामे एनक्रूमा ने इन मूवमेंट्स को समझाया। आइए अब डिटेल में कॉजेज देखते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक कॉजेज। कॉलोनियल पावर्स ने थर्ड वर्ल्ड देशों की वेल्थ को लूटकर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज किया। दादाभाई नौरोजी ने इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी बोला। लोकल इकोनॉमी को इस तरह बदला गया कि वो सिर्फ कॉलोनियल मास्टर्स की सर्विस करे। एग्जाम्पल, इंडिया में कॉटन और इंडिगो जैसे कैश क्रॉप्स, अफ्रीका में रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट। लोकल इंडस्ट्रीज को जानबूझकर दबाया गया। इस वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फैमिन्स बढ़े। यह इकोनॉमिक क्राइसिस लोगों को कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़ा करने का मेजर रीजन बना। 2. पॉलिटिकल रिप्रेशन और राइट्स का इनकार। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ऑथोरिटेरियन थी, जहां लोगों को पॉलिटिकल राइट्स या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए लेकिन वो सिर्फ कॉलोनियल पावर को स्ट्रांग करने के लिए। इंडिया का एग्जाम्पल ले तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स ने लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दी, जिसने और ज्यादा डिसैटिस्फैक्शन पैदा किया। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज का भी इफेक्ट हुआ, जिससे लोग अपने राइट्स के लिए जागरूक हुए। 3. सोशल और कल्चरल अवेकनिंग। कॉलोनाइजर्स ने लोकल कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को दबाने की कोशिश की। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड ने एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाया जो कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने लगा। कल्चरल रिनेसेंसेस शुरू हुए जैसे बेंगल रिनेसॉन्स इन इंडिया, नेग्रिट्यूड इन अफ्रीका और पैन अफ्रीकन, पैन इस्लामिक मूवमेंट्स। लीडर्स ने सिंबल्स और हेरिटेज का उस करके यूनिटी क्रिएट की। गांधी ने इंडियन सिंबल्स यूज किए, एनक्रूमा ने पैन अफ्रीकनिज्म को प्रमोट किया। 4. ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और इंटरनेशनल फैक्टर्स। दुनिया के और रेवोल्यूशन से भी इंस्पिरेशन मिली। अमेरिकन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियल दिए। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन ने सोशलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स को स्ट्रांग बनाया। वर्ल्ड वॉर II के बाद कॉलोनियल पावर्स वीक हो गई और यूएन ने डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को अपने इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट किया। 5. लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की रोल। कैरिस्मेटिक लीडर्स ने लोगों को मोबिलाइज किया। गांधी, नेहरू, जोमो केन्याटा, नेल्सन मंडेला, हो ची मिन जैसे लीडर्स ने स्ट्रगल्स को नेशनल मूवमेंट्स बनाया। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप दी। लीडर्स ने ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस और मॉडर्न आइडियोलॉजीज जैसे सोशलिज्म, मार्क्सिज्म को कंबाइन करके मूवमेंट्स को डायरेक्शन दिया। कंक्लूजन। थर्ड वर्ल्ड में नेशनल मूवमेंट्स के ग्रोथ के पीछे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेशन, कल्चरल डोमिनेशन और ग्लोबल डेमोक्रेटिक आइडियाज सभी इंपॉर्टेंट कारण थे। लीडर्स और मासेस की जॉइंट स्ट्रगल ने इन देशों को कॉलोनीज से इंडिपेंडेंट नेशंस में बदल दिया। इन मूवमेंट्स ने सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए भी फाउंडेशन बनाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What purpose does a political party serve in democratic polity? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है। हमें उनके काम, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, जैसे रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आंसर में थियरी के साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी संगठित ग्रुप होती है जिसमें लोग एक जैसे विचार और गोल शेयर करते हैं और पॉलिटिकल पावर हासिल करके अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को बैकबोन माना जाता है क्योंकि ये लोगों और सरकार के बीच का पुल बनाती है। एडमंड बर्क ने कहा था कि पार्टी एक ऐसा ग्रुप है जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड होता है। इसलिए बिना पार्टीज के डेमोक्रेसी सही से चल ही नहीं सकती। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के विल को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़ा करती है और उनके लिए कैंपेन चलाती है। यह पब्लिक ओपिनियन को पॉलिसीज में बदलती है, जिससे हर ग्रुप को अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एग्जाम्पल, इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी बड़े सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं,
जबकि डीएमके, टीएमसी जैसे रीजनल पार्टीज लोकल एस्पिरेशंस को उठाती है। पार्टीज के थ्रू आम नागरिक वोटिंग, मेंबरशिप, रैली या डिबेट में हिस्सा लेकर पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। 2. गवर्नमेंट फॉर्मेशन और पॉलिसी मेकिंग। डेमोक्रेसी में सरकार बनाने का मैं काम पार्टीज का है होता है। मेजॉरिटी पार्टी या कोalition एग्जीक्यूटिव बनाती है और ऑपोजिशन उन्हें अकाउंटेबल बनाती है। इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोज बनाए जाते हैं जो एक तरह का प्रॉमिस होता है जनता से। एग्जाम्पल, यूके में लेबर और कंजर्वेटिव अलग अलग पॉलिसीज के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं। इंडिया में एनडीए और यूपीए जैसे कोalitions इसके एग्जाम्पल है। 3. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन का चैनल। पार्टीज गवर्नमेंट और लोगों के बीच का कम्युनिकेशन चैनल होती है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों तक ले जाती है और लोगों की डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। पॉलिटिकल एजुकेशन भी पार्टीज का काम है, जिसमें ये लोगों को डेमोक्रेसी के वैल्यूज जैसे टॉलरेंस और इक्वालिटी समझाती है। एग्जाम्पल, यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट को पार्टीज के सपोर्ट ने स्ट्रॉन्ग बनाया। पार्टीज रैलीज, डिबेट्स और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करके डेमोक्रेटिक कल्चर को मजबूत करती है। 4. स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑपोजिशन रोल। पार्टीज पॉलिटिकल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके सिस्टम को स्टेबल बनाती है। अगर पार्टीज ना हो तो इलेक्शन में अनेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स केओस क्रिएट कर देते। ऑपोजिशन पार्टी एक वॉचडॉग की तरह होती है जो रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबिलिटी की लाइन पर रखती है। एग्जाम्पल, इंडिया के पार्लियामेंट्री डिबेट्स में ऑपोजिशन का रोल डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है। पार्टी डिसिप्लिन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इंटरनल स्टेबिलिटी भी आती है। 5. सोसाइटी इंटीग्रेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग इंटरेस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें पॉलिसीज में कन्वर्ट करती है। इंडिया जैसे प्लूरल सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन और रीजन सबको अकोमोडेट करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पार्टीज करती है। एग्जाम्पल, इंडियन पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज में फार्मर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास और बिजनेसमैन सबके लिए प्रोमिसेस करती है। यह पीसफुल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। कंक्लूजन, आखिर में डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एकदम जरूरी है। यह रिप्रेजेंटेशन देती है, गवर्नमेंट बनाती है, कम्युनिकेशन का ब्रिज बनती है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी एक मैस बन जाती। इसलिए पार्टीज को डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड कहा जाता है। इनका रोल सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, यह पॉलिसीज बनाती है, नए लीडर्स को ग्रूम करती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe the key features of Chinese model of development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के मेन फीचर्स समझने हैं। आंसर में हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। साथ ही ये भी बताना है कि ये मॉडल वेस्टर्न मॉडल से कैसे अलग है और इसकी खास स्ट्रैटेजीज क्या रही। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक यूनिक तरीका है जिससे चीन ने अपनी मॉडर्नाइजेशन की जर्नी कंप्लीट की। 1949 की कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद और खासकर 1978 के बाद डेंग सियाओपिंग के रिफॉर्म्स के टाइम से चीन ने सोशलिज्म को मार्केट रिफॉर्म्स के साथ मिलाया। इसको सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इस मॉडल में स्टेट का स्ट्रॉन्ग रोल है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को भी केयरफुली अलाउ किया गया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द चाइनीज मॉडल। 1949 रिवॉल्यूशन के बाद माओ जेडोंग के अंडर एक पूरी सोशलिस्ट मॉडल फॉलो हुआ। सेल्फ रिलायंस और कलेक्टिवाइजेशन पर ज्यादा फोकस था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई और डेवलपमेंट स्लो हो गया। 1978 के बाद डेंग सियाओपिंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसीज लाई जिसमें सोशलिज्म के साथ मार्केट रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। इसी से एक नया चाइनीज मॉडल बना जो स्टेट और मार्केट का हाइब्रिड सिस्टम है। 2. रोल ऑफ द स्टेट इन वन पार्टी सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पावर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) का मेन कंट्रोल है जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंश्योर करता है। स्टेट लेड प्लानिंग। 5-year प्लान्स के थ्रू इकोनॉमिक और सोशल गोल्स सेट होते हैं। ऑथोरिटेरियन स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की कमी के बावजूद सिस्टम स्टेबल है, इस वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है। मेरिट बेस्ड लीडरशिप। पार्टी लीडर्स को एक्सपर्टीज के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है, जो पॉलिसी मेकिंग को इफेक्टिव बनाता है।
3. Economic features of the Chinese model. Mixed economy. प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एलो किया गया लेकिन बैंकिंग, टेलीकॉम और एनर्जी जैसे की सेक्टर स्टेट के कंट्रोल में रहे। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेस जैसे शेंजन ने एफडीआई अट्रैक्ट करके चीन को वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया। ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। रशिया के शॉक थेरेपी के कंपैरिजन में चीन ने रिफॉर्म स्लो और स्टेप बाय स्टेप किए। पॉवर्टी रिडक्शन। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि चीन ने क्रोज लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकला। 4. सोशल एंड ग्लोबल डायमेंशंस। एजुकेशन और स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल पर ज्यादा फोकस किया गया जिससे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन। WTO मेंबरशिप के बाद भी सेंसिटिव सेक्टर्स में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो की गई। टेक्नोलॉजिकल राइज। AI, 5G और रिन्यूएबल एनर्जी में चीन ग्लोबल लीडर बन गया। एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल इश्यूज आए जिसे अब ग्रीन पॉलिसीज से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ग्लोबल आउटरीच। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए चीन अपना डेवलपमेंट मॉडल एक्सपोर्ट कर रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न लिबरल मॉडल। कंक्लूजन। चाइनीज मॉडल एक सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मिक्स है जिसमें स्टेट लेड प्लानिंग, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ सभी शामिल है। ये मॉडल दुनिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के रूप में उभर कर आया है, लेकिन इनइक्वालिटी, एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम के इश्यूज अभी भी चैलेंज है। फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक इंस्पायरिंग मॉडल बन चुका है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।